नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो रणनीति बदली है, उस पर। जी। खासतौर पर अगर हम देखें पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बदलाव कैसे आए हैं। हमारे पास इस विषय पर एक विस्तृत रिपोर्ट के कुछ अहम हिस्से हैं, जिन पर हम आज थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इस रिपोर्ट का जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि भारत आतंकवाद से निपटने के अपने पुराने एक तरह से कहें तो प्रतिक्रियात्मक रवैये से कैसे आगे बढ़ा है। हाँ, मतलब वो जो 2014 से पहले की स्थिति थी, जिसे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, रणनीतिक संयम। हाँ, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट या रणनीतिक संयम, मतलब ज्यादातर इंतजार करो और देखो वाली बात थी। सही। लेकिन रिपोर्ट साफ कहती है कि मोदी सरकार के आने के बाद इसमें एक बुनियादी बदलाव आया, एक नया सिद्धांत गढ़ा गया, निर्णायक प्रतिशोध का। सही कहा आपने। इसका सीधा मतलब था कि अब अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसका जवाब न सिर्फ दिया जाएगा, बल्कि वो त्वरित होगा, आनुपातिक होगा और पूरी दृढ़ता से होगा। और ये भी कि भले ही आतंकवादियों का ढांचा सीमा पार पाकिस्तान में ही क्यों ना हो। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा बदलाव था। रिपोर्ट 3 मुख्य सिद्धांत बताती है। पहला, निर्णायक बदला। दूसरा, पाकिस्तान जो बार बार परमाणु हमले की धमकी देता है, उसका ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा, उसके प्रति शून्य सहिष्णुता। और तीसरा, आतंकवादियों और उनको जो पनाह देते हैं, मतलब उनके प्रायोजक, उनमें अब कोई भेद नहीं किया जाएगा, दोनों एक ही हैं। तो ये सिर्फ बातें नहीं रही, जमीन पर भी उतरी। रिपोर्ट कुछ बड़े सैन्य अभियानों का जिक्र करती है जो इस नए संकल्प को दिखाते हैं, जैसे 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक्स। ये शायद पहली बार था ना जब भारत ने इतने खुले तौर पर माना कि हाँ, हमने सीमा पार जाकर कार्रवाई की है। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर उसके बाद 2019 में जब पुलवामा में वो भयानक हमला हुआ, उसके जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। अच्छा। इसमें तो भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर, काफी अंदर जाकर जैश-ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया। रिपोर्ट बताती है कि ये 1971 की जंग के बाद पहली बार था कि पाकिस्तान की मुख्य भूमि पर हवाई हमला हुआ। इससे भारत की वो जो डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो भी सामने आई। बिल्कुल, गहरी मारक क्षमता का प्रदर्शन था ये। और रिपोर्ट में सबसे ताजा उदाहरण मई 2025 के पहलगाम हमले के बाद का दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर। इसमें क्या खास था? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर रिपोर्ट के अनुसार ये जो विकसित सिद्धांत है ना, उसकी पूरी परिपक्वता दिखाता है। इसमें एक साथ पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 अलग-अलग आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया। 9 ठिकाने? हाँ, और इसमें लश्कर-ए-तैयबा का जो हेडक्वार्टर है मुर्दके में, और जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर वाला हेडक्वार्टर, वो भी निशाने पर थे। अरे, मतलब सीधे उनके मुख्यालयों पर? जी। और एक और खास बात ये थी कि इसमें ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। ये दिखाता है कि भारत अब रक्षा उत्पादन में भी आत्मनिर्भर हो रहा है, और भारत ने इसके जरिए साफ संदेश दिया कि ये कोई एक आध बार की कार्रवाई नहीं, ये अब हमारी स्थायी नीति का हिस्सा है। ये तो हुई सैन्य कार्रवाई की बात, लेकिन रिपोर्ट सिर्फ फौजी एक्शन तक ही सीमित नहीं है ना? संस्थागत मजबूती की भी बात है इसमें, खासकर एनआईए की भूमिका। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए। रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में एनआईए को बहुत ज्यादा मजबूत किया गया। 2019 में कानून में संशोधन हुए। हाँ, मैंने पढ़ा था। जिससे एनआईए का अधिकार क्षेत्र भारत की सीमाओं के बाहर तक बढ़ाया गया, और उन्हें ये अधिकार भी मिला कि वो किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकें। अच्छा। और रिपोर्ट तो एक बड़ा दावा करती है कि एनआईए ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में सजा दिलाने की दर, मतलब कन्विक्शन रेट, दुनिया में सबसे ज्यादा हासिल की है, करीब 95.5%। 95%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, ये दिखाता है कि जांच और मुकदमेबाजी पर कितना फोकस रहा है। इसी से जुड़े हुए कानूनी बदलाव भी तो हुए। रिपोर्ट में यूएपीए संशोधन और अनुच्छेद 370 हटाने का भी जिक्र है। यूएपीए मतलब वो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। हाँ, यूएपीए में जो संशोधन हुए, उनसे केंद्र सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी नामित करने और उनकी संपत्ति जब्त करने की और ज्यादा शक्ति मिली। और जहां तक अनुच्छेद 370 हटाने की बात है, हाँ, कश्मीर वाला मामला। जी, रिपोर्ट में गृह मंत्री अमित शाह के दिए आंकड़ों का हवाला है। वो कहते हैं कि इसके बाद कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में लगभग 70% की कमी आई है, और पत्थरबाजी की घटनाएं तो लगभग खत्म ही हो गई हैं। अच्छा, रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात है।
रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब रक्षा सामग्री का एक बड़ा निर्यातक बन गया है। निर्यात में आप सोचिए 34 गुना बढ़ोतरी हुई है। 34 गुना? जी, और ब्रह्मोस जैसी जो हमारी अपनी मिसाइल प्रणालियां हैं, उन्हें इस तरह के सटीक हमलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। साथ ही सीमा सुरक्षा को भी मजबूत किया गया है। स्मार्ट फेंसिंग, बेहतर निगरानी तकनीकें, रिपोर्ट कहती है इनसे घुसपैठ में भी कमी आई है। ये तो हो गई घरेलू स्तर की और सैन्य कार्रवाई की बात। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कोशिशें हुई? रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी काम हुआ। रिपोर्ट में अमेरिका और आसियान जैसे देशों के साथ बढ़ते सहयोग का जिक्र है। भारत ने 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो आतंकवाद रोधी समिति है, उसकी अध्यक्षता भी की। अच्छा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए लगातार दबाव बनाया गया। हाँ, वो टेरर फाइनेंसिंग वाला मामला। इनको रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। तो इन सब कदमों का मतलब सैन्य कार्रवाई, संस्थागत मजबूती, कानूनी बदलाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इन सब का कुल मिलाकर असर क्या रहा? रिपोर्ट क्या निष्कर्ष निकालती है? रिपोर्ट कुछ ठोस आंकड़े देती है असर दिखाने के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 69% की कमी। 69%? हाँ, आम नागरिकों की मौतों में 96.4% की भारी कमी, और पूरे देश में अगर देखें तो आतंकवाद से जुड़ी मौतों में 70% की कमी आई है। ये आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं। बिल्कुल, और रिपोर्ट इसे नया सामान्य या न्यू नॉर्मल कहती है। मतलब अब ये भारत की स्थापित नीति है, दुश्मन को पहले ही रोकना, मतलब डेटरेंस, खुफिया जानकारी पर तेजी से कार्रवाई करना, और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो संक्षेप में कहें तो ये रिपोर्ट भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति में एक बहुत बड़े एक बुनियादी शिफ्ट को दिखाती है। वो जो पहले रणनीतिक संयम था, उससे हटकर अब निर्णायक कार्रवाई की ओर। इसमें फौजी कदम भी हैं, संस्थाओं को मजबूत करना भी है, कानून बदलना भी है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव बनाना भी शामिल है। बिल्कुल सही। रिपोर्ट का निष्कर्ष यही है कि ये बदलाव सिर्फ टैक्टिकल नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक है। इसने दक्षिण एशिया के पूरे सुरक्षा समीकरण को एक तरह से बदल दिया है और एक निवारक मुद्रा, एक डेटरेंट पोस्चर स्थापित किया है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। रिपोर्ट भविष्य की चुनौतियों की तरफ भी इशारा करती है ना? जैसे नई तकनीकें आ रही हैं, ड्रोन्स हैं, क्रिप्टो करेंसी है, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए हो सकता है। जी हाँ। तो सवाल ये है कि ये जो नया सामान्य स्थापित हुआ है, इसे बनाए रखना और इन नई तकनीकी चुनौतियों से निपटना, ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए लंबे समय में क्या मायने रखेगा? इस पर सोचने की जरूरत।